नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज हम देखने वाले हैं हमारे जो गणित शिक्षण शास्त्र की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में अगला एक और नया पार्ट। और यहाँ पर ये प्रश्न मिलने वाले हैं आपको गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। और क्योंकि ये प्रश्न जो है सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्न है, और इनसे आपको पता लगेगा किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा डेन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? यहाँ पर रचनात्मक नियम, गतिक नियम, उत्क्रमणिता या प्रतिवर्ती नियम, फोर्थ है गणितीय परिवर्तनशीलता नियम। तो यहाँ पर डेन्स के सिद्धांत का जो नियम नहीं है वो हमें इसमें देखना है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि है उत्क्रमणिता या प्रतिवर्ती नियम। ऑप्शन थर्ड यहां पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे के द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे हैं क्रम और पदानुक्रम समावेशन, क्रम और प्रतिवर्ती, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेश, या फिर पंक्तिबद्धता एवं संरक्षण। तो यहां पर देखिए पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, जो कि क्रम और पदानुक्रम समावेशन के रूप में रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। आगे अगले प्रश्न की बात करें तो बहुधा छात्र दशमलव की संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 को 0.5 से बड़ा बताते हैं, लेकिन इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण यहाँ पर क्या हो सकता है? पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव, संख्याओं में अति सामान्यीकरण, या फिर संख्याओं की तुलना के प्रश्नों के अभ्यास की कमी, एक संख्या रेखा पर दशमलव के अंकों के प्रदर्शन में कमी है, या फिर छात्रों के द्वारा की जाने वाली लापरवाह त्रुटि है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका संभावित कारण जो रहेगा वो रहेगा पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्याओं में अति सामान्यीकरण। यहाँ पर इसके लिए एक संभावित कारण रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे? समग्र शिक्षा, साक्षर भारत, निपुण भारत या सक्षम भारत। देखिए यहाँ पर वर्ष 2021 की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निपुण भारत। ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? यहाँ पर है, इसमें सम्मिलित है कि बच्चा एक अन्य व तत्वों के कार्यों का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है, और दूसरा यह जोड़ा और समूह में नहीं किया जा सकता है। थर्ड, यह योगात्मक मूल्यांकन का एक उपकरण है, और फोर्थ, यह बच्चे के सीखने, रुचियों और अभिवृत्तियों के स्व आकलन की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसमें सम्मिलित है कि बच्चा व अन्य तत्वों के कार्यों का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, त्रिभुज के कोणों के योग गुणधर्म, जो कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, का परिचय कराने के लिए शिक्षक ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को छोटे छोटे कटआउट विद्यार्थियों को प्रदान किए और विद्यार्थियों को प्रत्येक दिए गए त्रिभुज के आंतरिक कोणों को मापने के लिए कहा। क्रियाकलाप के समापन के बाद छात्र इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिए गए किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे वह कैसा भी दिखे। तो यह क्रियाकलाप रिक्त स्थान का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो क्रियाकलाप है ये प्रदर्शन विधि, आगमनात्मक विधि या निगमनात्मक विधि या विश्लेषण विधि, कौन सा यहाँ पर उदाहरण रहेगा? तो यहाँ पर रहेगा आगमनात्मक विधि। ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न काफी मजेदार प्रश्न है। नेहा घटा की एक समस्या 673 - 257 को हल कर रही थी। देखिए घटा की समस्या का मतलब है घटाने की जो समस्या रहती है ना, घटाने के जो सवाल होते हैं उसको वो हल कर रही थी, जिसमें से उसको 673 से 257 को घटाना था। वह कहती है कि 257 जमा 100 होगा, है ना, 357, 457, 557, 657। देखिए प्रश्न को यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा
कि वह कहती है कि 257, मतलब उसको 673 से 257 को घटाना था, तो उसने घटाने को जोड़ के माध्यम से यहाँ पर करके देखा है ना। तो 257 में उसने जमा का मतलब होगा जोड़ना, 257 में जोड़े उसने 100 तो बना 357, फिर जोड़े 100 तो बना 457, फिर जोड़े 100 तो बना 557 और फिर जोड़े 100 तो 657। तो इस प्रकार से 257 में जब वो 100 100 100 करके 4 बार जोड़ती है, तो इसलिए 257 में जमा हुए यानी कि जुड़े 400 हुआ। तो जब 400 उसमें जोड़े तो यहाँ पहुंच चुकी है वो 657 पर। अब 657 में वो 10 जोड़ती है, यानी कि राउंड फिगर में यहाँ पर जोड़ रही है। पहले उसने 100 जोड़े 4 बार, 400 जोड़े 257 में तो 657 हो गए, फिर उसने जमा किए 10 यानी कि 10 और मिलाए, 10 और जोड़े तो बना 667, फिर 10 और मिलाए तो बना 677। अब देखिए उसको 673 तक जाना था, पर वो पहुंच गई कहां तक, 677 तक। तो इसलिए 657 जमा 20 हुआ 677, तथा 677 से 4 कम है 673, है ना, यानी कि 677 ज्यादा है, तो उसमें से 4 जब वो कम करती है तो वो पहुंचती है 673 पर, जितना हमारे सवाल में यहाँ पर दे रखा था। अतः जमा 400 जमा 20 घटा 4 416 होता है। इसलिए यहाँ पर 673 से 257 को घटाने पर हुआ 416। तो नेहा ने अपनाई गई रणनीति के लिए इनमें से कौन सा कथन अत्यधिक उपयुक्त है। तो देखिए सबका अपना अपना जोड़ घटाने का तरीका है, तो यहाँ उसने खुद का एक तरीका अपनाया था, जिस प्रकार से उसने 100 जोड़ करके वो संख्या तक पहुंची, फिर उसने 10 जोड़ करके उससे थोड़ा सा आगे गई, फिर उसने 4 घटाए तो बराबर वहां पर पहुंच गई। तो इस प्रकार से उसने 400 जोड़े और फिर उसने 20 जोड़े और फिर उसमें से 4 घटाए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कुल 416 यहाँ पर लगे उसको वहां तक पहुंचने के लिए। तो इस प्रकार से ये कथन क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि नेता लिखा गया है, तो यह कथन दर्शाता है कि जो नेहा अपनी स्वयं की कलन विधि को विकसित करने और योग और व्यवकलन की अपनी संकल्पनात्मक समझ का उपयोग करने में सक्षम है। या फिर दूसरा है, नेहा घटा की औपचारिक कलन विधि को नहीं जानती, नेहा अनावश्यक रूप से जमा की कल्पना को घटा की समस्या हल करने के लिए मिश्रित कर रही है या अनौपचारिक रणनीति है, अतः लिखित परीक्षा में इसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर नेहा की जो विधि है बहुत ही अच्छी विधि है, वो उसकी स्वयं की विधि है, जहां पर वो घटा की समस्या को योग के माध्यम से यहाँ पर पहुंचती है और उत्तर को प्राप्त करती है। तो ये दर्शाता है कि नेहा अपनी स्वयं की कलन विधि को विकसित करने में योग और व्यवकलन की अपनी संकल्पनात्मक समझ का उपयोग करने में सक्षम है। तो पहला ही विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। काफी अच्छा प्रश्न ये मुझे लगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है। बच्चे श्याम पट पर उत्तरों को नकल करके लिख रहे हैं, बच्चे पहाड़ों को ऊंचे स्वर में कविता की तरह गा रहे हैं, या बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं, अध्यापक एक दी गई समस्या को हल करने की विधि को समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर देखना है रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण, और रचनात्मक गणित की जो कक्षा होती है वहां पर बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर, जहां पर बताया जा रहा है बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं। तो ऑप्शन 3। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है। तो यहाँ पर देखें, एक वर्ग पहेली जिसमें सभी मूल शब्दों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या आदि के लिए संकेत दे दिए गए हों। दूसरा एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों को खोज रहे हैं। 3 है यहाँ पर संख्याओं और संक्रियाओं पर अंतः कक्षा प्रश्नोत्तरी का संचालन कराना। और 4 यहाँ पर 4 आधारभूत संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं को औपचारिक एल्गोरिथम के उपयोग से सुलझाने पर कार्य पत्रिका या कार्य पत्रक देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए एक क्रियाकलाप जो छात्रों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है, जो कक्षा 3 के छात्रों की बात इसमें की जा रही है, तो ऐसा क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों को खोज रहे हैं, ये क्रियाकलाप बच्चों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से कौन सा अभिष्ट लक्षण है। प्रश्न में तथ्य या कार्यविधि के स्मरण या प्रतिकृति से अधिक अपेक्षित होना,
दूसरा है प्रश्न हमेशा बंद सिर वाला होना चाहिए जिसमें अध्यापक विद्यार्थियों की कापियों का मूल्यांकन आसानी से कर सके। और थर्ड है प्रश्नों को सभी संदर्भात्मक स्थितियों से रहित होना चाहिए। और फोर्थ है जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया हो प्रश्न उससे मिलता जुलता उसके समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से जो सही और अभिष्ट लक्षण होगा वो यहाँ पर होगा। प्रश्न में तथ्य या कार्यविधि के स्मरण या प्रतिकृति से अधिक अपेक्षित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न आता है प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। तो वैन हेले के ज्यामितीय तर्क के चरणों के अनुसार वे कौन से चरण पर हैं? विश्लेषण, दृष्टिकरण चरण या संबंधनात्मक चरण या स्वयं सिद्ध अभिग्रहित चरण। तो यहाँ पर बच्चे जो होंगे ये होंगे दृष्टिकरण चरण पर। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला हमारा प्रश्न आता है निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में द्वितीय स्थान संबंधित समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त होगी? संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना, उनके घरों की कक्षों के सापेक्ष आकार और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र का रेखांकन करना, या फिर एक ही मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी को मापना, ज्यामितीय आकृतियों के नामों को पुनः स्मरण करना। तो देखिए हम बात यहाँ पर प्राथमिक स्तर के बच्चों की कर रहे हैं जिसमें द्वितीय स्थान संबंधित समझ विकास के लिए बात की जा रही है। तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त यहाँ पर रहेगा उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र का रेखांकन करवाना, जिस प्रकार भी वो कर पाए, जैसा भी वो कर पाए उनसे करवाना। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? संख्या 543 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना, पहचाने की दी गई आकृतियों की श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी, 1/3 + 1/4 को हल करें और दर्शाएं कि 2 × 5 और 5 × 2 समान है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा 1/3 + 1/4 को हल करें, क्योंकि बच्चे कक्षा 3 के हैं और कक्षा 3 के बच्चों के लिए भिन्न को हल कर पाना इनके लिए अपेक्षित नहीं होगा। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला हमारा प्रश्न आता है गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पूछती है आपके पास 7 सैकड़े हैं, उनमें से आपको 7 दहाइयां निकालनी है और आपको कौन सी संख्या मिलेगी? एक छात्र कहता है मुझे 0 मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छात्र के द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में अति उपयुक्त है? तो देखिए यहाँ पर शिक्षिका ने बच्चों से कहा कि आपके पास 70 सैकड़े हैं। 70 सैकड़े का मतलब क्या होता है? तो 70 सैकड़े का मतलब होता है कि यहाँ पर 70 और सैकड़े। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्र यहाँ पर क्या कहता है, जब से शिक्षिका उसमें से कहती है कि मुझे उसमें से 7 दहाइयां निकालनी है। तो 7 दहाइयां जब शिक्षिका उसमें निकालने के लिए कहती है और छात्र कहता है कि मुझे 0 मिलेगा। तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं इनके उत्तर के संबंध में सही उपयुक्त यहाँ पर क्या रहेगा? शिक्षिका को समस्या को संख्यात्मक रूप से लिखना चाहिए था ताकि छात्र उसे हल कर सके। शिक्षिका को कम से कम 10 और समान प्रकार की समस्या हल करने के लिए देनी चाहिए जब तक छात्र उसे सही रूप में हल ना कर ले। थर्ड है शिक्षिका को छात्रों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। और फोर्थ है शिक्षिका को सही कलन विधि का उपयोग करते हुए श्याम पट पर समस्या जो है वो हल करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्र जो हैं वो जब इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया समझाने के लिए कहना चाहिए और उनके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना यहाँ पर शिक्षिका को बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक है बहुत सारी गणित जानने के बजाय ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए कथन का अर्थ प्रतिबिंबित करता है? बच्चे को कितना गणित आता है इस पर बल दिए जाने की बजाय यह जानना जरूरी है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। दूसरा यहाँ पर है गणित की शिक्षा को गणित के पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को शामिल करने पर ध्यान देना चाहिए जो दैनिक जीवन में उपयोगी हो, या फिर गणित दैनिक जीवन में उपयोगी है इसलिए गणित में समस्याओं को हल करना बच्चे के मस्तिष्क के विचारों का गणितीकरण कर देगा। और फोर्थ ये जानना महत्वपूर्ण है कि गणित में से विभिन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इसलिए गणित के पाठ्यक्रम में अधिकतम विषयों को शामिल करने पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे को कितना गणित आता है
इस पर बल दिए जाने की बजाय ये जानना जरूरी है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता को कैसे विकसित किया जाए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न आता है, श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के विद्यार्थियों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं और इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी। छात्रों को अपना वंश वृक्ष बनाकर उसकी तुलना अपने मित्र के वंश वृक्ष से करने के लिए कहना। दूसरे छात्रों से रात को ध्यान से आसमान को देखकर उन्होंने जो देखा उसके अगले दिन कक्षा में उसका वर्णन करने के लिए कहना। या थर्ड है, छात्रों को उनकी सभी पाठ्य पुस्तकों में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह खोजने के लिए कहना। और फोर्थ है, छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना। तो देखिए, कक्षा 3 के छात्र हैं और हम छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल इसके लिए विकसित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन में रिक्त स्थान को सम्मिलित करना चाहिए। छात्रों और उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने, छात्रों के संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशलों की अर्जन संबंधी प्रगति, और थर्ड है, कार्यविधियों और सूत्रों के ज्ञान की परख, और फोर्थ है, छात्रों की त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता की परख। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 है उसके अनुसार गणित में आकलन में छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधित प्रगति को सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न आता है, सुश्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई और इस पर छात्रों को आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। 65 को 13 से विभाजित करने पर क्या भागफल होगा, या एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने का क्या अर्थ होता है, उदाहरण देते हुए समझाइए। और थर्ड है, आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करें। या फोर्थ है, अपनी कक्षा के लिए एक झंडा बनाए जिसका 1/3 भाग नीला है। देखिए, यहाँ पर हम विभाजन यानी कि भाग की जो संकल्पना है उसको समझाने पर बात कर रहे हैं, और इसके लिए यहाँ पर सही जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अपनी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट को समान रूप से वितरित करें, और बच्चे ऐसा कर पाते हैं तो बच्चों में विभाजन की जो संकल्पना होगी वो समझ उनमें विकसित हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, एक विद्यार्थी योग यानी कि जमा की समस्या को निम्नलिखित विधि से हल करता है और उसने 253 और 138 को इस प्रकार से जोड़ा, 3811 उसने उत्तर बना दिया, यानी कि उसने 3 और 8 11 का 1 हासिल 11 का 11 लिखा, 5 3 8 और 2 1 3, इस प्रकार से बच्चे ने यहाँ पर जोड़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है विद्यार्थी के दोष को सुधारने के लिए सही तकनीक को दर्शाता है। उसी प्रश्न को बार बार दोहराएं, छात्र को सही उत्तर दें, डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करें, या फिर अभ्यास के लिए समान प्रकार की समस्याएं दें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी को डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, और यहाँ पर ऑप्शन थर्ड होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न आता है, प्राइमरी गणित की अध्यापिका विद्यार्थियों से रूलर यानी कि पैमाना निकालने के लिए कहती है। वह लंबाई का मापन प्रकरण पढ़ाने वाली है और विद्यार्थी यह शब्द सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं कि वे किस प्रकार किसी राजा रानी को निकाल सकते हैं। गणित के अध्यापिका को कक्षा में अक्सर इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शब्दावली की यह अस्पष्टता इसलिए हुई क्योंकि शब्द रूलर एक उदाहरण है। देखिए, शिक्षिका ने रूलर पैमाना निकालने के लिए कहा था, पर बच्चे ये समझ पाए कि हम राजा रानी को किस प्रकार निकालें। तो रूलर मतलब यहाँ पर शासक, राजा। बच्चों ने अनुमान लगाया कि हम उनको कैसे निकालें। तो यहाँ पर रूलर शब्द जो है किस प्रकार का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, एक समुच्चारण शब्द का, समनाम शब्द का, अनेकार्थी शब्द का या पूर्व सर्ग शब्द का। तो देखिए, समनाम शब्द का ये उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करता है, क्योंकि रूलर मतलब शासक भी होता है और रूलर मतलब पैमाना भी होता है। तो बच्चों ने पैमाने को शासक से जोड़ लिया, यानी कि उस प्रकार वो उसको समझ गए, है ना। तो ये एक समनाम शब्द का यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत इसमें करता है। अगला प्रश्न आता है, कौन सी दो संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 आएगा। इस प्रकार के प्रश्न क्या हैं। परासंज्ञानात्मक कौशल को विकसित करते हैं, या मुक्त सिरे वाले होने के कारण अपसरित चिंतन को बढ़ावा देते हैं, को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि अनेक उत्तर प्रस्तुत करते हैं, या फोर्थ है, को प्राथमिक स्तर पर बच्चे हल नहीं कर पाते हैं।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न है, कौन सी दो संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 आएगा, तो ये एक मुक्त श्रेय वाला प्रश्न के कारण आप सारे चिंतन को बढ़ावा यहाँ पर देगा। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर। अगला हमारा प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की कथनों में से एक दृष्टिकोण है सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाता है? गणित शिक्षण और अधिगम लैंगिक जेंडर पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। दूसरा है, गणित शिक्षण और अधिगम लिंग जाति कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। थर्ड है, छात्रों में गणित की पाठ्य पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। और फोर्थ है, कक्षा 12 तक गणित एक अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गणित शिक्षण और अधिगम लिंग जाति कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर, जो कि दर्शाएगा सभी के लिए गणित। तो सभी के लिए गणित मतलब सभी के लिए, तो यहाँ पर लैंगिक भेदभाव जाति कौशल सभी प्रकार से मुक्त यहाँ पर भेदभाव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न आता है, माध्यमिक स्तर और उच्चतर स्तर पर माध्यमिक विद्यालय में से देखा गया कि गणित में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि इसका कारण हो सकता है लड़कियां गणितीय तर्क वितर्क करने में असमर्थ होती है, गणित का ज्ञान लड़कियों के लिए नहीं है, या समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध कराया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है अतः कठिन है। और फोर्थ है, लड़कों को लड़कियों की तुलना में गणित में स्वाभाविक रुचि होती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध कराया जाता है कि गणित पुरुषों का क्षेत्र है अतः कठिन है। अब ये हमें इसका कारण क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए लैंगिक भेदभाव तो यहाँ प्रश्न में हमें देखने को मिलता है। विद्यालयों में ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इसका हम जब विश्लेषण करेंगे तो ये इसमें उत्तर निकल कर आता है। अगला हमारा प्रश्न है, संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? तो देखिए यहाँ पर हम गुणन की अवधारणा को पढ़ाने के लिए देख रहे हैं। सर्वप्रथम गुणन के चिन्ह का परिचय देना, छात्रों को उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है। छात्रों को उनके विद्यालय से छात्रों की कुल संख्या गिनने के लिए कहना। या फोर्थ है, छात्रों को हल करने के लिए कहना कि यदि आप प्रत्येक दिन जेब खर्चे के लिए 10 रुपए मिलते हैं तो कितने दिन में आपको 100 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम गुणन की अवधारणा को विकसित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है। तो देखिए बच्चे, जब मान लीजिए एक कक्षा के अंदर जो है 20 बच्चे हैं तो 5 गुब्बारा हर छात्र लाता है, तो 20 कितने ला पाएंगे, कितने हो जाएंगे? तो 100, यहाँ 20 और 5 का गुणा ही हो रहा है। या बच्चे ऐसे 5-5 करके जोड़ भी सकते हैं 20 बार। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है? अवधारणा को अमूर्त से मूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और सेकेंड है, पाठ्य पुस्तक के आवरण पृष्ठ को आकर्षक रंगीन होना चाहिए। इसमें सूत्रों और कलन विधियों पर आधारित गणितीय समस्याएं सम्मिलित होनी चाहिए। फोर्थ है, इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हो उनको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन अनुभवों से संबंधित हो उन्हीं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ पर होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला हमारा प्रश्न आता है, वेन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों को सही क्रम में पहचान कीजिए। दृश्यीकरण, विश्लेषण, निगमनात्मक या संबंध पहचानना, निगमनात्मक, वो सभी यहाँ पर सेम ही है, बस थोड़ा सा क्रम आगे पीछे है। तो यहाँ पर सही उत्तर को और बढ़ते हैं, जो कि वेन हेले के ज्यामितीय सिद्धांत के अनुसार चिंतन के स्तरों का एक सही क्रम रहेगा, जिसमें दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध पहचानना, निगमन, ये यहाँ पर क्रम रहेगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक शिक्षक ने अपनी कक्षा के छात्रों को 75 से 5 घटाने को कहा, तो कक्षा के 70% छात्रों ने कहा कि 25। उन्होंने यह गणना इस प्रकार दिखाई है। तो 75 में से उन्होंने 5 को घटाया, तो 7 के नीचे 5 लिख दिया और 25 उत्तर निकाल के ले आए। और इस भ्रांति को दूर करने के लिए यहाँ पर सबसे अगला कदम कौन सा हो सकता है?
स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं और विद्यार्थियों से कहें कि उन्होंने प्रश्न हल करने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग की है उसे समझाएं। या फिर हम कह सकते हैं 2 अंकीय संख्याओं में से 1 अंक की संख्याओं के व्यवकलन के नियम को दोहराते हुए यहाँ पर बताएं कि अंक दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखे जाने चाहिए। थर्ड, 1 अंक की संख्या को घटाने जैसे सरल प्रश्नों को अधिक अभ्यास करवाएं। या फिर फोर्थ है, संख्या रेखा का उपयोग करते हुए किस प्रकार व्यवकलन किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं और विद्यार्थियों से कहें कि उन्होंने ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग की है उसे समझाएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर एक कक्षा कक्ष में अधिकांश छात्र कहते हैं 270 प्लस 34 होता है। 270 प्लस 34 को जोड़ा तो उन्हें 2104 उत्तर इसका बना दिया। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा को दोहराना सबसे उपयुक्त होगा? जोड़ने के समय पुनर्समीकरण या फिर 3 अंक की संख्या का जोड़ का योग, सीधी गिनती, 3 अंकों वाली संख्या का स्थानीय मान। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न आता है, एक 5वीं कक्षा के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य देते हैं। अपने आस पड़ोस के से कक्षा 3rd और 5th में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या एकत्रित कीजिए। एकत्रित जानकारी से 3rd और 5th में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को वर्गीकृत कीजिए। अपनी परियोजना में कम से कम 10 घरों को सम्मिलित करें और उपयुक्त क्रियाकलाप को सर्वोत्तम रूप से उपयोग किया जा सकता है। छात्रों को लैंगिक जेंडर भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए, आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा का परिचय देने के लिए, स्कूल छात्रों में सामुदायिक सेवा के मूल्यों को विकसित करने, शिक्षक की पदोन्नति के उद्देश्य से उसकी रचनात्मकता के आकलन के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा का परिचय देने के लिए इस प्रकार का क्रियाकलाप जो होगा वो सबसे उपयुक्त रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है? विभिन्न संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करना, अलग अलग सीमाओं वाले आयतों की लंबाई मापना, विभिन्न वस्तुओं के वजन की तुलना करना, या फिर दर्शाना किसी श्रृंखला में तीसरे आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दर्शाना की किसी श्रृंखला में तीसरे आकृति के बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर होगा प्रश्न का उत्तर। दोस्तों यहाँ पर आज के जो प्रश्न थे हमारे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।